दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं और इस सेशन को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि इस कंप्लीट सेशन को देखने के बाद इसमें से कम 20 से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली मैच करने वाले हैं। क्योंकि जो हम क्वेश्चन दोस्तों लेकर के आए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड हैं और यही प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। तो आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि खुली श्रृंखला के यौगिक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी यौगिक है जो खुली श्रृंखला की यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, एथेन। एथेन आप लोगों के खुली श्रृंखला के यौगिक हैं। बाकी आप यहाँ से जितनी सारी यौगिकों के नाम देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके बंद श्रृंखला के यौगिक हैं। तो मान लीजिए बंद श्रृंखला के यौगिक आपसे पूछ दिया गया तो बंद श्रृंखला के यौगिक पे आप इन तीनों ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे खुला श्रृंखला का यौगिक पूछा गया तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस, अमोनिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, NH3 बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इस गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि अमोनिया गैस कैसी गैस होती है। करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। मैं ऑप्शन नंबर करेक्ट कर देता हूं कि यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। अमोनिया जो गैस होती है दोस्तों, ये अमोनिया गैस आप लोगों की रंगहीन गैस होती है। ठीक है, अमोनिया गैस कैसी होती है दोस्तों, आपकी रंगहीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के SO2 के यूज से पूछा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जिसका नाम अक्सर आप लोग सुनते होंगे SO2, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम वास्तव में कहाँ करते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फटाफट बताइए कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई पेट्रोल के शुद्धिकरण में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम क्षारीय है। ठीक है, बताइए। पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में से आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सबसे कम क्षारीय है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बेरिलियम आप लोगों का सबसे कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का प्रबलतम बंध का के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके किसके बीच में लगता है। तो समय न गंवाते हुए हम डायरेक्टली इसके करेक्ट आंसर को बता देते हैं कि भैया प्रबलतम बंध वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है। हमेशा याद रखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग आपकी होती है ये आप लोगों की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, ये है आपका विकर्ण संबंध से आधारित। ठीक है, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे होता है फटाफट बताइए। तो बीई से आपका एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध होता है। ध्यान से देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यूरेनियम किसका सदस्य है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यूरेनियम किसका सदस्य होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यूरेनियम जो होता है दोस्तों ये आपके एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य होता है। किसका होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनाइड श्रेणी का। एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य होता है आपका यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूरेनियम सदस्य है किसका, एक्टिनाइड श्रेणी का। एक्टिनाइड श्रेणी का यूरेनियम सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रियात्मक समूह दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक समूह अल्कोहल श्रेणी का कौन सा होगा। ठीक है, तो आप के अल्कोहल समूह के क्रियात्मक समूह के बारे में बताइए। अल्कोहल समूह का क्रियात्मक समूह आप लोग का होगा OH। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंत में अगर आपका OH लगा होगा तो इसका मतलब ये है आप लोगों का कि ये आपका अल्कोहल समूह है। अगर कहीं भी क्रियात्मक समूह पे CHO लगा होगा तो इसका हो जाएगा आप लोग का ये एल्डिहाइड समूह है।
अगर आप लोग का कहीं भी क्रियात्मक समूह में COOH लगा हुआ है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आप लोगों का है यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर, चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ एल्कोहल पूछ रहा है तो एल्कोहल के लिए आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम दोस्तों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे धुरंधर बैच से, और इस बैच के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये बैच आपका जो चल रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए चल रहा है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बैच चल रहा है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस जो रखी गई है दोस्तों ये 299 रुपीज़ रखी गई है, जो कि पूरे साल की फीस है, और इसमें आप अपने पूरे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस नंबर पे कॉल करें, नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम पे आधारित दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। CS3 CS2 COOH का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे कि ये CS3 है, फिर यहाँ पे CS2 है, फिर COOH है। 3 कार्बन है दोस्तों, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, और COOH है, इसका मतलब है कि ये ओइक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का सपोनिफिकेशन क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, फटाफट बताइए। सपोनिफिकेशन दोस्तों क्या होता है? सपोनिफिकेशन आपके साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है साबुन बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों जो कि बल्ब में प्रयुक्त की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्गन। आर्गन गैस जो होती है दोस्तों ये बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलयन का पीएच मान दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, और कैसा विलयन होना चाहिए? ये विलयन पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों का क्षारीय विलयन। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान फटाफट बताइए कि अगर कोई आप लोगों का सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है तो उस बेसिक इन नेचर के सॉल्यूशन का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? तो जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला अगर रहता उदासीन पूछता, न्यूट्रल पूछता तो आप सी लगा सकते थे, लेकिन 7 से अधिक होगा चूंकि विलयन का पीएच मान क्षारीय विलयन का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया को पानी में घोलने पे कौन सा यौगिक बनेगा? फटाफट बताइए। आप चाहें तो इसको केमिकल रिएक्शन के साथ भी समझ सकते हैं। अमोनिया मतलब NH3, और इसको हम पानी में घोलते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आप लोगों का बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि NH4OH कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। मेथेन, प्रोपेन, एथिलीन एंड एथेन 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, और इसके साथ ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एथिलीन का जो प्रयोग होता है ये फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयोग होता है? फटाफट बताइए। अगर हम क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? फटाफट इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में यूज होगा? क्लोरोफॉर्म मतलब कि CHCl3, और इसको बनाने में यूज होता है दोस्तों CaOCl2, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही लिए हैं, तो इसलिए भाई आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को,
है ना। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही है, प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्ठी है। बताइए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि इनमें से कौन सी भट्ठी का प्रयोग हम प्रगलन के लिए प्रयोग करते हैं। प्रगलन के लिए प्रयोग होने वाली प्रयुक्त भट्ठी कौन सी होती है। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परावर्तनी भट्ठी। परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग हम लोग प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्ठी के तौर पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डोलामाइट का सूत्र क्या होता है। फटाफट बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि डोलामाइट का सूत्र क्या होता है। देखिए 2 सूत्र होते हैं डोलामाइट के, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये पूछता है वॉशिंग सोडा या डोलामाइट या फिटकरी, 3-4 ऐसे सूत्र हैं जो कि आप लोग का पूछा जाता है। तो MgCO3 और CaCO3 आपका ये दोनों जो है दोस्तों आपका ये सूत्र है आपके डोलोमाइट का। ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र है ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक साबुन के बुलबुले को अगर हम ऋण आवेश देते हैं तो ऋण आवेश देने के पश्चात उसकी त्रिज्या कैसी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। किसी भी साबुन के बुलबुले को अगर आप ऋण आवेश देंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन पूछा जा रहा है कि क्या है, किस प्रकार का मटेरियल है। तो सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन एक प्रकार का आपका सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर बात करें तो आपका अर्धचालक होता है। ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ये दोनों के दोनों आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा जा रहा है। ठोसों के प्रकार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 प्रकार का ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय क्या क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आपका शक्कर और शर्करा आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, मोलरता पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में 22 नंबर। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.06 मोल 0.006 मोल NaCl की 100 ml विलयन में 100 ml विलयन है दोस्तों, ये है आप लोगों का NaCl का विलयन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास होता है दोस्तों, मोलों की संख्या। मोलरता क्या होता है आपका, मोलों की संख्या अपॉन में आयतन, और वो भी आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। मोलों की संख्या 0.006, तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 0.006 अपॉन में आयतन 100 ml है, 0.1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। काटेंगे आप 0.06 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से करेक्ट आंसर। इसको आप सॉल्व भी कर लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.006 है अपॉन में 0.1 है, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 60 बट्टे में 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो 0.06 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध आपको बताना है। बंध पहचानने के लिए बहुत ज्यादा पूछता है। इनमें पूछा गया दोस्तों आपका कि वैद्युत संयोजी बंध कौन सा है, ये पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत संयोजी बंध, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, BF3, SiCl4, CH4, MgCl2। हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, बात ये है कि वैद्युत संयोजी बंध हम कैसे पहचानेंगे कि सर वैद्युत संयोजी बंध यहाँ पे बन रहा है, कैसे पहचानेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत संयोजी बंध में आपको ये देखना है दोस्तों कि वैद्युत संयोजी बंध तब बनता है जब आपका धातु आपके अधातु के साथ अभिक्रिया करती है। बोलिए करेक्ट है या नहीं। जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाला बंध कौन सा होता है, वैद्युत संयोजी। मैग्नीशियम क्लोराइड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम मेटल एंड क्लोरीन नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई, वैद्युत संयोजी बॉन्ड बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। 24 है दोस्तों क्वेश्चन, ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, बिंदु ए
तथा बिंदु B के बीच में प्रभावी प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, फटाफट बताइए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 10 ओम और 10 ओम का 2 रेजिस्टेंस और 10 ओम और 10 ओम का 2 रेजिस्टेंस, मतलब 20 ओम आपका पैरेलल में चल रहा है। 20 ओम इज इक्वल टू पैरेलल टू 20 ओम। पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, 20 इंटू 20 अपॉन में 20 प्लस 20। तो 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 20 में 20 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 दहा में 400 हो जाएगा, 10 ओम आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। देखिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तुल्य प्रतिरोध आप लोग जरूर ज्ञात करना सीख लीजिएगा, कैसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या होगा, इस परिपथ में दिए गए धारा का मान। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों किसी भी बिंदु पे आने वाली कुल धाराओं का जो योग होता है जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को हमेशा याद में रखना है। अब यहाँ पे आप एक चीज को देखिए कि आने वाली धारा कितना है, I एम्पियर है और 4 एम्पियर है और 2 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर जा रही है, 5 एम्पियर जा रही है, 4 2 6 और I प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 5 3 8। I इज इक्वल टू 8 में से 6 जाएगा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से देख लिए। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस ही हैं आपके लिए, है ना। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किसके संयोजन में बदला जा सकता है, मतलब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चंस के नेचर को समझिए तब जाके आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है हम इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, एमीटर में। एमीटर में हम चेंज करना चाहते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज होगा आपके निम्न प्रतिरोध के समांतर क्रम में अगर हम संयोजित कर देते हैं तो एमीटर में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिबिंबों की संख्या के लिए फॉर्मूला दोस्तों होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या का दोस्तों फॉर्मूला होता है कि 360 बटे में थीटा माइनस में 1, ये आप हमेशा याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लगता है। क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है, मतलब एंगल दे दिया है। अब आपके सामने एंगल कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल दे दिया कि 60 डिग्री पर झुके हुए 2 समतलों दर्पणों के बीच में रखा गया है कि इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो बल्ब से दिखने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360 अपॉन में 60 माइनस में 1, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 का 36 6 बार में कट जाएगा, तो 6 में से 1 गया 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं धुरंधर बैच से, और ये बैच आपका जो चल रहा है दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए ये बैच चल रहा है आपका, ठीक है। ये बैच आपका जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बैच के माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और नंबर पे कॉल करके दोस्तों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। फीस की रही बात दोस्तों, तो 299 में आप लोगों के पूरा कोर्स दिया जा रहा है। तो जब दोस्तों आपका 299 में ही पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है तो फिर देर किस बात की, अपने एंट्रेंस एग्जाम की आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है आपका कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ऐसे कौन से लेंस है जो कि आपके दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे IUPAC नाम पूछा जा रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है, नाम बताइए 4 ऑप्शन में से कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। IUPAC नाम क्या होगा इसका। अब इसके IUPAC नाम को अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मालूम है कि IUPAC नेम में सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए, ऐसे देखिए, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नेमिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पहले आएगा, इधर से करेंगे तो पहले नंबर पे मिल जा रहे हैं सरकार। तो 1 2 3 4 3 कीटो ब्यूटेनोइक अम्ल, तीसरे पोजीशन पे कीटो समूह लगा हुआ है। तो ऑप्शन से फटाफट आपने पहचान लिया 3 कीटो। अब इसको देख लिए तो फिर अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर वाले पेपर में आप लोग अपना बहुमूल्य समय बचाइएगा। करेक्ट आंसर मालूम होगा तो फिर बाकी आंसर्स को मत देखिए, है ना, जब आपको मालूम है कि करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से कौन से होते हैं, फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस 4 ऑप्शन के माध्यम से आप आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, इनमें से ऐसे कौन से होते हैं जो प्राकृतिक गैस में आपके मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक गैस मतलब सीधे से कहने का मतलब होता है कि मेथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलतार से कौन कौन सी चीजें उत्पादित की जा सकती है। 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कोलतार से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम उत्पादित कर सकते हैं। फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनमें है संश्लेषित रंग, दवाइयाँ, इत्र, ये सभी। बताइए फटाफट कि कोलतार से क्या उत्पादित किया जा सकता है। तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है भाई, ये सभी आपके उत्पादित किए जाते हैं कोलतार से, संश्लेषित रंग, दवाइयाँ और इत्र। ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मिट्टी के तेल जो होता है, जो आप देखते हैं, जो आप प्रयोग करते हैं अपने घरों में, पहले तो करते थे, अब बहुत कम इसका प्रचलन है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो आपसे पूछा ही जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि अधिक वाष्पशील होते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। इनमें से किसका प्रयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं। मेथेन, CHCl3, CH2Cl2, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन जो होता है दोस्तों, ये 4 क्लोरीन के साथ ऐसे जुड़ा होता है। ये हो गया दोस्तों आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल से डाईएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल से डाईएथिल ईथर का बनना, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एथेनॉल से बनाएगा, क्या बनाएगा आपका, एथेनॉल से बनाएगा आपका डाईएथिल ईथर। तो एथेनॉल से अब जब भी डाईएथिल ईथर की बात होगी तो वो निर्जलीकरण है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, तो तरंग का कौन सा पोर्शन स्थानांतरित होता है, फटाफट बताइए। तो इसका ऊर्जा जो होती है तरंग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है दोस्तों, स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला किस रंग से रंगीन दिखाई पड़ता है। करेक्ट आंसर बताइए भाई कि अगर हम साबुन के बुलबुले की बात करें तो किस कारण से यह रंगीन दिखाई पड़ता है। 4 ऑप्शन में से भाई सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, व्यतिकरण। भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस आपको जो हैं ये छूटने नहीं चाहिए। प्रकाश का साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण के कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक n प्रकार का अर्धचालक है तो उसका नेचर कैसा होगा? n प्रकार के अर्धचालक का नेचर होता है कि ये आपका उदासीन होता है, चाहे p का हो चाहे n का हो, क्रिस्टल उदासीन रहेगा। 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? फटाफट बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज्ड क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा गया है भाई, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका कि 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो 1 ग्राम जो यूरेनियम के तुल्य दोस्तों ऊर्जा होगी 9.0 इंटू में 10⁻13 जूल के बराबर होगी। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेन प्लवन में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा होता है? 4 प्रकार के तेल यानी 4 प्रकार के ऑयल यहाँ पे आपके बताए गए हैं। इनमें से आप बताइए कि अगर हम फेन प्लवन प्रक्रम के प्रयोग में होने वाले तेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किस प्रकार के तेल के बारे में बात कर रहे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का तेल। इसका मतलब हम चीड़ के तेल की तरफ बात कर रहे हैं। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि दुर्बल अम्ल कौन सा है। 4 आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, क्वेश्चंस में ही ऑलरेडी दिया है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH एथेनोइक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 मीन्स अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें से सबसे जो वीक होता है दोस्तों, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। वीक कौन सा है? CH3COOH। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में सल्फर डाइऑक्साइड का क्या काम होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कि सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोस्तों वाटर एंड सल्फर बनाती है। देखिए दोस्तों कैसे आप इसको बनाएंगे। ये आपका रिजल्टिंग होगा दोस्तों H2O + 3S, तो ऑक्सीकारक का काम करेगी। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रबलतम बंध, एक बार फिर से, वैसे क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज ये और लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, छोड़ना नहीं है आपको, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में आंसर। प्रबलतम बंध के बारे में पूछा जा रहा है। प्रबलतम बंध होता है आपका कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, प्रबलतम बंध होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके आप लोगों का क्या बनाता है? इसका करेक्ट आंसर वैसे हो जाएगा दोस्तों Mg3N2, ठीक है, जो कि आपके किसी आंसर में क्वेश्चन ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर 2 लगा देते तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन ये 4 हो जाएगा। चलिए इसको बैलेंस करिएगा। बैलेंस आपका ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ Mg3N2 बनता है। करेक्ट आंसर ये इसके जगह पे ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन IUPAC नेम से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन क्या ज्यादा भी आ सकता है IUPAC नेम से, है ना। पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। CHCl3 कह रहा है, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ऑप्शन से देखिए कैसे आप करेंगे। एथेनॉल आपका डी ऑप्शन में है, पहले ही इनकरेक्ट कीजिए कि OH रहता है तब जाके ऑल लगता है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म तो इसका सादा सामान्य नाम हो जाएगा। IUPAC नाम पूछा है, कई लोग CHCl3 देख के फटाफट क्लोरोफॉर्म पे टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा भाई। पहले देखिए पूछा क्या है। तो आपका पहले देखिए एथेन और मेथेन में एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? तो एक कार्बन के लिए सर हमेशा मेथेन यूज होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ट्राइक्लोरो मतलब 3 जगह क्लोरीन है तो आपने ट्राइक्लोरो इसके जगह पे ऐड किया, तो ट्राइक्लोरोमेथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट आंसर बताइए। और ये सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोट इट, आप इसको नोट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम प्लस CUET एग्जाम प्लस एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए होता है, आप इन तीनों के तीनों एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन देखेंगे।
तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक दोस्तों इसलिए होती है बिकॉज कार्बन के यौगिकों में एक प्रकार का गुण होता है और उस गुण को हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तब जा करके कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है। 47 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का भी क्वेश्चन है ये, बोर्ड में भी एमसीक्यूज आपका सेम आया हुआ है और एंट्रेंस एग्जाम में भी। ओजोन मेथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, फटाफट बताइए कि ओजोन हमारी जो होती है ये मेथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। ओजोन हमारे मेथेन के साथ अभिक्रिया करके हमेशा याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड बनाएगी जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस एक बार फिर से आपको करा देना चाहता हूँ दोस्तों धुरंधर बैच 2023 से। धुरंधर बैच 2023 में आप भी जुड़ सकते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त तैयारी दोस्तों आप कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की। तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस को ज्वाइन करके आप आराम से अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मात्र 299 में पूरे साल कर सकते हैं। आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ऑप्शंस गलत हो जाए हैं, 28 दिख रहा है लेकिन हमने 50 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, तो उनमें कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयरन उत्प्रेरक के तौर पे यूज होता है, मोलिब्डेनम हमारा प्रमोटर के तौर पे यूज होता है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर यूज्ड इन द हैबर मेथड ऑफ द अमोनिया। अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि अगर हम प्रयोग करते हैं तो आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं। बी ऑप्शन की तरफ भागेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा होता है, फटाफट बताइए। प्लास्टिक से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका, बेकेलाइट याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 50 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन, कृत्रिम गोल्ड कौन सा होता है, एल्यूमिनियम एंड ब्रॉन्ज आपका कृत्रिम गोल्ड होता है। सी नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार एंट्रेंस एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए, आएगा ही आएगा, है ना। चलिए अभी तक हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन से। भर्जन एंड निष्पादन, भर्जन तथा निष्पादन के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। भर्जन तथा निस्तापन क्या है आपका, निस्तापन की तरफ पहले चलते हैं। निस्तापन क्या है, निस्तापन आप लोग का वायु की नियंत्रित मात्रा में या फिर वायु की कम मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में अगर हम अयस्क को गर्म करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा निस्तापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डेफिनेशन से ही आप ऑप्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि CuO2 का होल ट्वाइस CuCu3 ये आप लोगों का दोस्तों कॉपर का एक अयस्क है और इस अयस्क का नाम क्या होता है। ये चारों जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों का, ये चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों के अयस्क के हैं। और ये अयस्क किस चीज का अयस्क है, कॉपर का। इनमें से ये वाला अयस्क किसका है, तो इसका नाम होता है दोस्तों मैलेकाइट। नाम पहचानने के लिए पूछ रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि गर्म करने पे नौशादर किसमें विघटित हो जाता है। नौशादर मतलब कि NH4Cl को ही हम नौशादर कहते हैं, इसी को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अगर हम गर्म करेंगे तो ये विघटित हो जाएगा आपका अमोनिया में और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो NH3 और HCl में विघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, HC1 नहीं है दोस्तों, ये HCl है, प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये चीजें दोस्तों आप लोगों की विघटित हो जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की कौन सी प्रकृति कैसी होती है, फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि तत्वों के ऑक्साइडों की जो क्षारीय प्रकृति है ये घटती जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग का परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है 4 ऑप्शन। यहां इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मात्र 10 सेकंड का समय आप लोग को लगना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आवर्त ही अलग अलग है। यहाँ 7वां दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, दूसरा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर आप आवर्तों की संख्या निकाल लेते हैं तो आराम से आपको फिर बाकी वर्ग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया एक्चुअली में बात यह है कि आवर्त अलग अलग है। 17 है Z परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 7 3 कक्षाओं में वितरित हो जाएगा K, L और M।
तीसरे आवर्त में एक आवर्त के एक सेल ए के, एक सेल एल और एक सेल ए में 3 सेल 3 आवर्त में आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आग बुझाने के लिए तौर पे किसका प्रयोग हम करते हैं, मतलब कि आग बुझाने के तौर पे प्रयोग किए जाने वाला कौन सा रासायनिक तत्व होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट बताइए। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ना वास्तव में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 300 पार आप ले आएंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो 200 के पार भी आप नहीं ला पाएंगे, ऐसा सिचुएशन होता है। तो भाई कोशिश करिए कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत और बेहतरीन बनाइए ताकि भाई 300 पार अब की बार 300 पार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है Na2CO3। केल्विन का व्यावसायिक नाम क्या होता है, फटाफट बताइए। 57 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का जिनमें पूछा जा रहा है आपसे केल्विन का व्यावसायिक नाम। केल्विन का व्यावसायिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आप लोगों का व्यावसायिक नाम होता है दोस्तों केल्विन का, ध्यान से देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये आप लोगों का जो निकल के आएगा ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अम्लीय प्रकृति का, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है दोस्तों ये कैसा होता है आपका, तो ये होता है आपके अम्लीय प्रकृति का। और अगर इसका पीएच पूछ देता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन का पीएच कितना होगा, तो पीएच में आप लोग दोस्तों ये टिक लगा देते हैं कि पीएच इसका होगा 7 से कम, क्योंकि अम्लीय है तो अम्लीय का पीएच आपका 7 से कम होता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। वास्तव में जो ड्यूमा विधि होती है जिसको आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, बट एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि अब हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। 5-10 क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी जो है उनमें से पूछ ही लिया जाता है आपसे। तो भाई आपको अच्छे तरीके से बताना है कि ड्यूमा विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए हम ड्यूमा विधि का प्रयोग करते हैं। 59 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में एक फुल फॉर्म जरूर आएगा, तो फुल फॉर्म की तरफ आप फोकस जरूर रहिएगा। फुल फोकस फुल फॉर्म की तरफ रहना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन पीवीसी बहुत आसान है, ऑप्शन देख करके यहाँ आप टिक लगा देंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर कहीं आपने नाम भी सुना होगा तो आप इसको करेक्ट आंसर लगा देंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का 61 नंबर क्वेश्चन है उत्प्रेरक के बारे में। इसके बारे में भी आप 10वीं में पढ़ते हैं, बट इंटरमीडिएट में इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो कम कर सकता है या फिर रासायनिक अभिक्रिया की गति को अधिक कर सकता है। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने का काम उत्प्रेरक का होता है। मतलब क्रिया की गति को कम भी कर सकता है और क्रिया की गति को अधिक भी कर सकता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ये 4 प्रकार का ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी, सल्फर ड्रग्स एंड निश्चेतक। फटाफट बताइए कि जो क्लोरोफॉर्म के बारे में चर्चाएं तब से हो रही हैं, जिस CHCl3 के बारे में, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग हम दोस्तों निश्चेतक के लिए करते हैं। आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम निश्चेतक के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यौगिक है जो इसका प्रयोग हम अमोनिया को शुष्क करने के लिए करते हैं। बिना बुझा हुआ चूना आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका प्रयोग हम अमोनिया को शुष्क करने के लिए करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम का भी दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है और एंट्रेंस एग्जाम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का मेटल एंड नॉन मेटल से कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं। फटाफट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका दोस्तों आना चाहिए ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती है वह कहलाता है दोस्तों आपका धातुवर्धयता।
धातु वर्धिता आप लोगों का जो होता है, धातुओं का ऐसे गुण होता है जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। झाग प्लवन विधि का प्रयोग किस लिए करते हैं, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयस्क के सांद्रण में प्रयोग करते हैं हम झाग प्लवन विधि का। झाग प्लवन विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, अयस्क के सांद्रण में करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 66 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओजोन है, ओजोन क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, अपर रूप है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन इज द, ओजोन क्या होता है आपका, अपर रूप होता है किसका, ऑक्सीजन का। ओजोन का फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है। ओजोन आप लोग का होता है दोस्तों O3। ठीक है, O3 आपका ओजोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है आपसे कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। चार ऑप्शन, चारों लोहा के प्रकार हैं, आपको बताना है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। लोहे का शुद्धतम रूप दोस्तों होता है, ध्यान से देखिएगा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है दोस्तों आप लोग का लोहे का शुद्धतम रूप होता है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में पूछा जा रहा है, मूल अवस्था में पूछा जा रहा है। इससे पहले आप जान जाइए एक चीज, KLMN। ठीक है, K सेल में मैक्सिमम 2, L सेल में मैक्सिमम 8, M सेल में मैक्सिमम 18 और N सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 है तो Z = 24 आप लिख दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 13, 1 और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग का मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं। ठीक है, डीजल इंजन की क्षमता बताइए फटाफट कि डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 40% जो डीजल इंजन की क्षमता होती है वो होती है आपकी 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आपको धुरंधर बैच से। ये बैच दोस्तों आप लोगों के लिए चलता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्तों ये बैच चलता है और इस नंबर पे आप कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की फीस आपकी 299 रुपीज़ रखी गई है, जो कि आपके पूरे साल की फीस होती है और इस फीस में आप पूरा कंप्लीट अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी का फुल फॉर्म। 70 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बार बार मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, IUPAC नेमिंग आपसे पूछा जा रहा है CH3OH का, CH3OH। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा दोस्तों मेथिल एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन है तो मेथ और OH है तो मेथिल एल्कोहल। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। चूंकि OH है तो मेथेन तो हटेगा नहीं, अल नहीं होता है दोस्तों, ऑल होता है। ये भी करेक्ट हो जाए, हाइड्रोक्सी मेथेन भी करेक्ट हो जाए, मेथिल एल्कोहल करेक्ट आंसर हो चुका है आपके सामने। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जल को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम ठंडा करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो आयतन पहले बढ़ता है फिर कम होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस के बारे में सीधा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस कैसा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है अवक्षेप के बाद। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारी AgNO3 के साथ रिएक्शन करती है तो अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा। प्रोडक्ट नहीं, कलर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सफेद कलर का आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की गंध कैसी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला देखेंगे तो इसका हो जाएगा H2S। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S गैस जो होती है दोस्तों, ये होती है आपके सड़े हुए अंडे की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी गैस होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि नाभिकीय रिएक्टर में जो आपकी नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, वो नियंत्रक छड़ें किस चीज की बनी होती है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में जो छड़ें बनी होती हैं दोस्तों, ये कैडमियम की छड़ें बनी होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू ब्लैक स्याही को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों आपका एसिड है और ब्लू ब्लैक स्याही को बनाने में इनमें से कौन से एसिड का प्रयोग करेंगे? गैलिक एसिड आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों तरफ चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या है यहाँ पे कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब परमाणु क्रमांक की अगर वृद्धि होती है तो कौन सी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि धन विद्युतीय प्रकृति जो है आप लोगों की ये घटती है। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए। और ये क्वेश्चन भी जो है आप देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के लिए, कहीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा। तो नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है बच्चों? विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लीजिए आप इन प्रश्नों को भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा आप लोगों का। एक प्रॉपर्टी दे दो से क्लोरीन की कि रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है और ये प्रक्रिया आप लोगों की ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के ऐसे कौन से प्रॉपर्टी हैं जो कि आप लोगों के जल की अस्थायी कठोरता का कारण होते हैं? बताइए। फास्फेट व सल्फेट जो होते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के या मैग्नीशियम के जो फास्फेट या सल्फेट होते हैं, ये जल की अस्थायी कठोरता का कारण होते हैं। 81 आप लोगों का वो करेक्ट आंसर हो गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन के बहुलीकरण पर क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन के बहुलीकरण अगर आप करेंगे तो उनमें क्या प्राप्त होगा प्रोडक्ट के तौर पे? तो प्रोडक्ट के तौर पे आप लोगों का हो जाएगा बेंजीन प्राप्त, C6H6 होता है। डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, बहुत प्यारा सा ऐसा। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन अल्टरनेट डबल बॉन्ड चलता रहता है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? आप देख सकते हैं 4 प्रकार की अभिक्रिया दी गई है। पहले में बर्फ बन रहा है, दूसरे में बादल बन रहे हैं, तीसरे में हाइड्रोजन जल रहा है, चौथे में बल्ब जल रहा है। फटाफट बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया किस में हो रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का हाइड्रोजन का जलना ही आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया है। बादल का बनना नहीं है, बर्फ का पिघलना भी नहीं है, बल्ब का जलना भी नहीं है ना। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिट्रस फल जैसे कि नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सिट्रस फल जो होता है जैसे कि नींबू, संतरा, इनमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं? जैसा नाम फल का वैसा ही नाम अम्ल का, सिट्रिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है? फटाफट बताइए आप लोग भाई। अम्लीय विलयन है, पीएच मान कितना होगा? मैं आपसे पहले से ही कहता हूं कि पीएच वाला क्वेश्चंस को जो छोड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पीएच वाले क्वेश्चंस तो आपको भूल से भी आपके नहीं छूटने चाहिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक, एंड जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है दोस्तों आप लोगों का? बिल्कुल उसका पीएच 7 ही होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए तभी जाके काम करिए आंसर की तरफ। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, कुछ और नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा ना करिएगा कि कुछ और आंसर कर दीजिएगा। पहले देखिएगा कि क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 जिसका नाम होता है, और अम्लीय, अब ये टूटेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस SO
2SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, फटाफट बताइए कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। 4 ऑप्शंस आपके कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं, सॉरी आपके 4 ऑप्शंस जो हैं आपके दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि क्षारक के साथ इनमें से हल्दी का रंग कैसा होगा। भूरा लाल होगा, भूरा लाल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन आप लोगों का भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, और एंट्रेंस एग्जाम में तो भाई लगातार ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन आप लोगों का होता है अम्लीय। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एसिटिक अम्ल का तो पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए, CH3COOH होता है। टूटेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3COO माइनस प्लस में H प्लस, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु है तो एक करेक्ट आंसर, 2 रहता तो 2 करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है थोड़ा सा करेक्ट आप लोग ध्यान से देखते रहिए, अच्छे तरीके से आप लोग ऑप्शंस को देखते रहिए, तभी जाकर के आप लोग जो है करेक्ट आंसर कर पाएंगे बिना किसी गलती के, नहीं तो फिर गलतियां होने लगेंगी। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर आपका प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न 90 नंबर आपको क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि। 4 ऑप्शन है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि इनमें आयनन की मात्रा कम होती है। क्या होती है, आयनन की मात्रा कम होती है। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होंगे जिनमें आयनन की मात्रा कम होगी, तो इनमें भी आयनन की मात्रा कम होती है। तो जब इनमें आयनन की मात्रा कम होती है तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान है। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि पीएच से रिलेटेड आप लोगों को छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। बताइए क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है आपका 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। गलत मत करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा जा रहा है कि जो आप लोगों का एसिड रेन होता है, कभी कभी आप लोगों का जो एसिड रेन होता है उस एसिड रेन का पीएच कितना होता है, लगभग कितना होता है, या फिर संभावित आप कह सकते हैं, कोई भी शब्द प्रयोग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। 5.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, H2SO4 के विलयन का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम होगा क्योंकि ये अम्ल है, 7 रहता तो ये न्यूट्रल होता। फिर दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता देते हैं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की अपनी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शानदार तरीके से चल रही है, मात्र 299 का आप लोगों के पास ऑफर है, और इस ऑफर का आप लाभ आप उठा सकते हैं। पूरे प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान बताइए कितना होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, जल है ना, न्यूट्रल है, सीधे तौर पे आप 7 की तरफ लेकर के आइए तीर के निशान को, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस कौन सा तत्व निकालेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का जिंक। जिंक जो होता है आप लोगों का, मान लीजिए H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन किया तो बना लेगा आप लोगों का जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, जिंक या जस्ता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग कैसा होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है दोस्तों लाल, कभी कभी लिख देगा गुलाबी, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे समय लाल दे दिया था, आप लोगों के समय गुलाबी भी दे सकता है। लाल एंड रेड एंड पिंक बोथ कलर।
धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं NO2CO3 और 10 मॉलिक्यूल H2O का। बी नंबर आंसर करेक्ट। 98 निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा होता है? बताइए कि इनमें से अम्लीय लवण आपके दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। जिस लवण में हाइड्रोजन उपस्थित होता है अम्लीय लवण NaHSO4। डायरेक्ट देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, जहां हाइड्रोजन की बात आएगी वही बात अम्लीय लवणों की भी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला कौन सा पदार्थ होता है? NaHCO3 आप लोगों का होता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसके जलीय विलयन में मतलब कि पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहा मतलब CO2 है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट के तौर पे NaHCO3 आपका मिल गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग का हो गया ये 2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन। तो अंतिम नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का इस सीरीज का कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक किस प्रकार का उदाहरण होता है? तो मैग्नीशियम धातु का दोस्तों वायु में जलना एक प्रकार का उदाहरण होता है दोस्तों आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन का। तो दोस्तों इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के। और क्या आपको लगता है कि ये जबरदस्त सेशन रहा है? तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके क्लासेस को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और सारी क्लासेस आप लोगों की चल रही है एंट्रेंस एग्जाम की। तो आप लोग जो है क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, नंबर पे कॉल करें, पूरी इंफॉर्मेशन ले तब क्लास को ज्वाइन करें। क्लास आराम से आपकी चल रही है धमाकेदार तरीके से।